चलिए आज हम लोग सीटेट पेपर 2 का कक्षा 6 to 8 में जो कि 28 जुलाई 2013 में पूछे गए प्रश्न पीछे का प्रश्न है, जिसमें आज हम लोग पढ़ते हैं भाग 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो अभी हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ लेते हैं। उसके बाद में सामाजिक अध्ययन, विज्ञान या इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो 2013 में जो पूछी गई है प्रीवियस ईयर, उसके बारे में जानते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सी है। पहला में क्या है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। दूसरा में है बहुबुद्धि शिक्षाओं को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। तीसरा में क्या है, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देता है। और चौथा में है यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थ नहीं देता। तो पहला का कौन सा होगा, आप लोग बताइए पहला का आंसर कौन सा होगा। तो पहला का होगा क्या, पहला का होगा पहला, जो कि क्या पहला में क्या है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो कि पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। क्योंकि बहुबुद्धि के सिद्धांत में गार्डनर ने स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है। यही है। अब हम लोग दूसरा में पढ़ते हैं। दूसरा में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है? तो दो में क्या कह रहा है कि कौन सा युग्म है जो सही होने की संभावना सबसे कम है। तो पहला में क्या है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, तो चॉम्स्की ने बोला। अब दूसरा में क्या है, भाषा और विचार परम दो भिन्न गतिविधियां हैं, तो किसने बोला, वाइगोस्की ने। और तीसरा में भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे ने बोला। और भाषा वातावरण एक उद्दीपन है, या BF स्पीकर ने। तो इसमें कौन सा जो कि सबसे कम संभावना है युग्म को सही होने में, मतलब वो गलत ही होगा, तो होगा ये 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, भाषा वितरण है जो BF भाषा वितरण एवं उद्दीपन BF स्पीकर का नहीं है, क्योंकि BF स्पीकर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। तो BF स्पीकर क्या है, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। और बाकी पियाजे के द्वारा भाषा विचार पर आधारित है, वाइगोस्की के द्वारा भाषा और विचार के परम दो भिन्न गतिविधियां हैं, और चॉम्स्की के द्वारा क्या है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। अब हम लोग तीसरा में आते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टता क्या कहलाती है? पहला जेंडर भूमिका विवेती, दूसरा जेंडर भूमिका दबाव, तीसरा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, या चौथा जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो 3 में क्या होगा, 3 का आंसर कोई दीजिएगा। तो 3 का होगा 3 जेंडर भूमिका रूढ़िबाधिता। तो इसका व्याख्या क्या, जैसे सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टता, यह क्या है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाता है, या जेंडर भूमिका रूढ़िबाधिता कहलाता है, संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टता। अब है 4 में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो पहला में क्या है, शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। या दूसरा में शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के युग्म बनाए जा सकते हैं। या तीसरा में है अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और चौथा में क्या है, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर का आंसर बताइएगा। तो 4 नंबर का होगा 1 में क्या है, शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान करते रहना चाहिए। 4 में यही कह रहा, मैंने शिक्षिका को जो कि अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ वो विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान अधिकतम करना चाहिए, जो कि सर्वोच्च उचित होगा, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षार्थी किसी संवेदी सूचनाओं के ग्रहण करके उस पर चिंतन कर किसी भी समस्या का समाधान कर पाएंगे या कर लेंगे।
अब हम लोग 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है। शिक्षार्थी को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, दूसरा अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, या तीसरा पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या चौथा जितनी संभव हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण करना। तो 5 नंबर क्या होगा, 5 का आंसर दीजिएगा। 5 का होगा 4, जितनी संभव हो विद्यार्थियों को लगातार परीक्षण करते रहना चाहिए। ये है 5 नंबर में क्या है, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, मतलब अंदर से जो पृष्ठ पोषण वो लेने, अवसर लेने होते शिक्षार्थियों के लिए सामूहिक वातावरण का निर्माण करना, तथा पढ़ाए गए विषय का मनन चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है। और शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण करना सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा नहीं देता है। अब 6 में, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो किसके समान है। पहला सीखने का आकलन, बी सीखने के लिए आकलन, 3 सीखने के रूप में आकलन, या 4 आकलन और सीखना। तो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर का सीखने के लिए आकलन। जब एक बावर्ची खाना पकाता है तो खाना पकाने के लिए चखता है तो वो क्या कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। 6 में क्या है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय ये खाने को चखता है तो वह क्या कर रहा है, सीखने के आकलन के समान, क्योंकि सीखने के लिए आकलन कुछ ऐसा है जिससे निर्माणात्मक आकलन के रूप में देखा जाता है, निर्माण के रूप में देखा जाता है। उसके बाद है 7 नंबर में क्या है, अंतपरक अनुदेशन है। अंतपरक अनुदेशन क्या होता है, तो पहला में क्या, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। 2 में कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। तीसरा में अभिव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, या चौथा ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते हैं। तो 7 नंबर में क्या होगा, 7 का होगा 1, मतलब क्या, अंतःपरक के अनुदेशन के अनुसार शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना चाहिए। मैंने शिक्षार्थियों की आवश्यकता के पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना अंतःपरक अनुदेशन के श्रेणी में आता है। अब हम लोग 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। एक में क्या, माता पिता को इसके सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास अपना कार्य होता है। दूसरा, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। या तीसरा में क्या है, परंपरागत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। या चौथा में वातावरण कारकों का अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। तो 8 में क्या होगा, 8 में 2 नंबर होगा, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो 8 में क्या है, 2 नंबर, 8 का 2 हो गया। तो क्या कह रहा है, जब सांस्कृतिक भाषा या भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण मतलब अलग अलग रूप से कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा उच्च शिक्षा या वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। ये होना। अब है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला, शिक्षक की शिक्षण शैली। दूसरा, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। तीसरा, मंदबुद्धिता। या चौथा, शैशवा काल के समय दिमागी बुखार। तो 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर का बताइएगा कोई, तो 9 नंबर का होगा 1। 1 में क्या, शिक्षक की शिक्षण शैली। इसका व्याख्या क्या, मतलब शिक्षक की जो कि शिक्षण शैली है उसके अतिरिक्त जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन या मंदबुद्धि या शैशव काल के समय दिमागी बुखार आदि के कारण अधिक अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। यही है। उसके बाद है 10 नंबर में हम लोग आते हैं। 10 नंबर में क्या कर रहा है, एक समावेशी विद्यालय के अंतर्गत अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। क्या, पहला में क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। दूसरा में क्या है,
दूसरा में है कि क्या हम अधिगम योग परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। तीसरा में क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। या चौथा में क्या हम शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। तो 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर का बताइएगा कौन सा होगा। 10 नंबर का होगा क्या, 3 नंबर, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें समान से अलग करते हैं। मतलब 10 में क्या है, 10 में कह रहा है एक समावेशी विद्यालय में विशेष बालक को बेहतर देखभाल करने के लिए उचित तरीके से उन्हें समान से अलग करने पर बल नहीं देता, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानना है तथा सभी शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना होता है। हम लोग 11 में आते हैं। 11 में कह रहा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होते हैं, क्या होते हैं। एक है अभिसारी चिंतक, 2 अपसारी चिंतक, 3 बहिर्मुखी, या 4 बहुत परिश्रमी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी या प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं। तो 11 का क्या होगा, अपसारी चिंतक। तो अपसारी चिंतक क्या है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होते हैं क्योंकि इनका शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व अन्य से श्रेष्ठ होता है, बहुत अच्छा होता है। अब हम लोग आते हैं 12 में। 12 में दे रहा है कि छायांकित क्षेत्र समान वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो किस में आते हैं, उच्च प्रेरण में या उच्च सृजनकता में या उच्च बौद्धिकता में। तो अल्फा बराबर 0, या 2 में है 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा के बीच, या 3 में 3 अल्फा के बाद, या अल्फा माइनस 2 अल्फा के बीच में किसका किसका है 3। 12 नंबर का क्या होगा, 12 नंबर होगा सयांक। 12 नंबर का 3 होगा, 3 में क्या है 3 अल्फा के बीच है। तो 3 में क्या है 30 डिग्री होगा या 30 अल्फा, जो भी 0 अल्फा बराबर 0 तब 30 डिग्री होगा, 30 या 20 से 30 के बीच, या 0 से 30 के बीच है। तो 3 30 होगा 30 के बाद। तो छायांकित क्षेत्र समानता वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो 30 के बाद आते हैं। अब है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या कर रहा है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो कि होती है खाली स्थान होती है, तब वे जल्दी खाली स्थान करते क्या, कक्षा में उपयोगी या विस्मरण। दूसरा, केवल उनके कक्षा कार्य प्रत्यास्मरण से संबंधित या सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय या स्मरण। या चौथा में वास्तविक जीवन में उपयोगी या सीखा। तो 13 का कौन होगा, 13 का 4 होगा। 4 में क्या है, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। 13 नंबर में क्या कह रहा है, जैसे चूंकि दैनिक जीवन में उपयोगी गतिविधियां उनके पूर्वानुभवों से संबंधित होती है, तब वे जल्दी सीख सकते हैं। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होता है, तब वे जल्दी से सीख सकते हैं। वही है। अब है 14 नंबर। 14 में क्या कह रहा है, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियां की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है क्या, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। या दूसरा में क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। या 3 में क्या है, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियां के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। या 4 में गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो 14 में क्या होगा, 14 में होगा 1 नंबर। 1 नंबर में क्या कह रहा, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकी। यह है 14 नंबर। तो 14 नंबर का क्या है,
व्याख्या देख लेते हैं। तो सीबीएसई द्वारा शिक्षार्थियों मतलब विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियां के स्थान पर सामूहिक गतिविधि की संस्तुति करना पीछे उनका मुख्य विचार व्यक्तित्व प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रिया से उबारना हो सकता है, क्योंकि सामूहिक प्रतिस्पर्धा के द्वारा अधिगम का सामान्यीकरण अधिक हो सकता है। अब हम लोग आ रहा है 15 नंबर। 15 में क्या कर रहा है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? पहला, एडवर्ड एल थर्नडाइक, दूसरा जेबी वाटसन, तीसरा एल्बर्ट बैंडुरा, या 4 जीन पियाजे। तो 15 का क्या होगा? 15 का होगा 3 एल्बर्ट बैंडुरा। 15 का व्याख्या क्या है? यह निष्कर्ष एल्बर्ट बैंडुरा द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है, क्योंकि उसने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में पाया कि किशोरावस्था में किशोरों को यदि आक्रामक व्यवहार को अक्सर पुनर्बलित होने का परीक्षण करने का मौका मिलता है, तो उसमें आक्रामक व्यवहार अधिक प्रबल पाया जाता है, अधिक प्रबल हो जाता है। अब हम लोग आ रहे हैं 16 में। 16 में क्या है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? पहला, प्राथमिक अनुकरण, दूसरा गौण अनुकरण, तीसरा सामाजिक अधिगम, या चौथा सामान्यीकरण। तो 16 में क्या होगा? 16 का होगा 3 सामाजिक अधिगम। 16 में क्या करा? सामाजिक अधिगम मतलब शिक्षार्थियों द्वारा जो फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करना सामाजिक अधिगम कहा जाता है, क्योंकि फैशन शो एक सामाजिक गतिविधि है। फैशन शो क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। अब हम लोग आ रहे हैं किसमें? 17 नंबर में। 17 नंबर में, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक में क्या, अनुदेशन कार्य, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। या तीसरा, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए। या चौथा, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? 17 में क्या होगा? 17 का होगा 1, अनुदेशन कार्य, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते रहता है तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि अधिगम कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा, अर्थात प्रबंधन व्यवस्थित नहीं है। अब हम लोग 18 में आते हैं। 18 में कहा, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है? पहला क्या, प्रश्न पत्र की संरचना या पैटर्न से परिचित कराना। या दूसरा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। या तीसरा, समर्थन प्राप्त करना। या चौथा, विशिष्टताओं पर बल देना। तो 18 में क्या होगा? 18 में होगा 2, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। माने परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचने का अतिरिक्त कुछ तकनीक है जो परीक्षा में कुछ कारण होने वाले चिंता को दूर करते, जैसे प्रश्न पत्र की संरचना या पैटर्न से परिचित करना, समर्थन प्राप्त करना तथा विशिष्टताओं पर बल देना। यह है। अब है 19 में। 19 में क्या है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, खाली स्थान की पदानुक्रम व्यवस्था क्या है? पहला क्या, उपलब्धि लक्ष्य, दूसरा पाठचर्या संबंधी घोषणा, तीसरा पठन कौशल, या चौथा संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो 19 में होगा संज्ञानात्मक उद्देश्य। ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। अब हम लोग आ रहे हैं 20 में। 20 में है, आ बा सा 3 शिक्षार्थी जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है कि वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा, और बा को अंग्रेजी इसीलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। और सा क्या है, अंग्रेजी विषय इसीलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अतः और आ बा सा के उद्देश्य क्रमशः क्या क्या हो सकते हैं? पहला, ए में निपुणता निष्पादन या निष्पादन उपेक्ष, 2 में निष्पादन उपेक्ष निपुणता, 3 में क्या, निष्पादन उपेक्षा निपुणता या निष्पादन, या 4 में निपुणता निष्पादन उपेक्षा निष्पादन।
तो 20 नंबर में कौन सा होगा? 20 का होगा 1। पहले निपुणता होगी, आ को निपुणता होगी, बा उसमें निष्पादन होगा और सा निष्पादन उपेक्षा करेगा। कह रहा है कि आ, बा और स के उद्देश्य क्रमशः निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा हो, क्योंकि आ द्वारा अंग्रेजी विषय को रुचि के साथ पढ़ना उसका निपुणता प्राप्त करना सिखाता, और बा द्वारा अंग्रेजी अंक प्राप्त करना उसका निष्पादन दिखाता, जबकि सा द्वारा केवल पास होना यह सिखाता कि उसका उद्देश्य निष्पादन उपेक्षा है। ये है। अब हम लोग आ रहे हैं 21 में। 21 में क्या है? हालांकि यह स्पष्ट रूप से 21 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या कहा गया था? पहला, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, या दूसरा आत्म सिद्धि की प्राप्ति, या तीसरा अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, या चौथा अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो 21 में क्या होगा? 21 में होगा 2, आत्म सिद्धि की प्राप्ति। मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा को आत्म सिद्धि प्राप्ति थी, क्योंकि वह अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए, जबकि उन्हें इस बात का एहसास था कि उनका कार्य उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन था। अब हम लोग आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है? प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? पहला, आंशिक पुनर्बलन, दूसरा निरंतर पुनर्बलन, या तीसरा दंड, या चौथा मौखिक भर्त्सना। तो 22 में क्या है? 22 के 1 है आंशिक पुनर्बलन। तो प्रतिक्रिया का विलोप होना आंशिक पूर्ण बलन के बाद अधिक कठिन होता है, क्योंकि जब पूर्ण बलन नियमित न होकर अनियमित रूप से प्रदान किया जाता है तो ऐसे पूर्ण बलन को आंशिक पूर्ण बलन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में क्या कह रहा है? खाली स्थान किसके निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? पहला, शिक्षार्थी के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, दूसरा शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, या तीसरा गृह कार्य के रूप में अधिक अभ्यास सामग्री देकर, या चौथा अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो 23 में क्या कह रहा है? 23 में कौन होगा? तो 23 का होगा 1, मतलब शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं कितना में? 24 नंबर में। 24 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? पहला क्या? शारीरिक विकास वातावरण से है, दूसरा संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, तीसरा सामाजिक विकास वातावरण, या चौथा संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो इसमें कह रहा है कौन सही है, मिलान उचित है? तो 24 का जो कि 3 है सामाजिक विकास वातावरण से है। तो सामाजिक विकास वातावरण उचित मिलान है, क्योंकि किसी बालक या व्यक्ति का सामाजिक विकास उसके वातावरण पर ही निर्भर करता, और व्यक्ति का समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता, क्योंकि यह एक सामाजिक प्राणी है। अब हम लोग आते हैं 25 में। 25 में क्या है? किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? तो पहला में क्या है? हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, या तीसरा क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, या तीसरा हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो 25 नंबर में क्या होगा? 25 नंबर का होगा 4, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। मतलब हम उम्र के जो साथी हैं उसके साथ प्रतियोगिता का दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना के अतिरिक्त कुछ तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, जैसे हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध एवं हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिपादित करता है। अब हम लोग आते हैं 26 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो पहला में क्या है?
कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रम करते हैं जबकि उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। दूसरा, पिछली कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांश परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। या तीसरा, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या शारीरिक रूप से स्वच्छ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो 26 में क्या होगा? 26 का होगा 2। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांश परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है क्योंकि तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप बदलता परिवेश बच्चों को विकास पर सीधा प्रभाव डालता है। अब हम लोग आते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है? सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचार और क्या? तो पहला, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। दूसरा, व्यक्तित्व विकास। या तीसरा, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। या चौथा, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो 27 में क्या होगा? 27 का 2 होगा, व्यक्तित्व विकास। सामाजिकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संरचना और व्यक्तित्व विकास क्योंकि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। अब हम लोग 28 में आते हैं। 28 में क्या है? एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस के समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा। वह बच्चे को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षक के बच्चों को क्या कठिनाई हो रही है? पहला, समायोजन। दूसरा, अहम केंद्रिता। तीसरा, विकेंद्रीकरण। या चौथा, पलटावी। तो 28 में क्या हो रहा है? उसको हो रहा है विकेंद्रीकरण। मतलब शिक्षक के बच्चों को विकेंद्रीकरण की कठिनाई क्योंकि बच्चे लंबे गिलास को ज़्यादा जूस होगा, इस अवधारणा के आधार पर आप उत्तर दे रहे हैं। अब है 29 में, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो आवश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वह संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है? पहला, परंपरागत। दूसरा, पक्ष परंपरागत। दूसरा, पूर्व परंपरागत। या तीसरा, परंपरागत। तो 29 में क्या है? 29 के 2 है, पक्ष परंपरागत। कर्नाल सिंह संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पक्ष परंपरागत अवस्था में है क्योंकि यह सिद्धांत की सैद्धांतिक स्तर के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं के परिप्रेक्ष्य में समाज के दृष्टिकोण को पूर्वता से ले सकता है। अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन 30 में। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे प्रघटना और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता हुआ है। पहला, स्पियरमैन का जी कारक। दूसरा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। या तीसरा, बुद्धि का सर्वेंट सिद्धांत। या चौथा, थर्स्टन की प्राथमिकता मानसिक योग्यताएं। तो 30 में क्या है? 30 का होगा स्टर्नबर्ग। दूसरा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। मतलब जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे प्रघटना या बुद्धि द्वारा लिए जाने वाले विविध रूप जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है। यह क्या है? वह स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।